हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 6 मानव संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल सीटेट और बीपीएससी तैयारी 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए बनाया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न रहेगा, 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। सवाल है, 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। 3 अरब, 5 अरब, 4 अरब या फिर 6 अरब। सही आंसर होगा इसका 6 अरब। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। ध्यान यहाँ पे ये भी रखना है कि सन 1959 में, कब, 1959 में पूरे विश्व की जनसंख्या 3 अरब थी। इस बात फिर देखेंगे कि 1999 में लगभग 40 वर्षों में जो विश्व की जनसंख्या थी वो लगभग दुगनी हो गई, 3 से सीधे 6 पर पहुंच गई। तो ये भी ध्यान रखना है कि 1959 में पूरे विश्व की जनसंख्या 3 अरब थी, जबकि 1999 में पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी हो गई, 6 अरब हो गई थी। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि फ़िलहाल 2024 में पूरे विश्व की जनसंख्या फ़िलहाल कितनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, सिंपल सा सवाल है, जनसंख्या पिरामिड क्या है। ऑप्शन है, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय वितरण, या फिर जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारत में रहते हैं, या फिर बड़े नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय वितरण को क्या कहा जाता है, जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है। विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जाए तो जो है आंसर वो बदलता रहता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है वो सही आंसर होगा इसका 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पे व्याख्या हम जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो लिखा है कि विश्व की जनसंख्या लगभग जो भी हो, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, इसको भी रहने दीजिए, यहाँ से भी हटाइए इसको। यहाँ से देखिए, दुनिया भर में मानव जनसंख्या घनत्व कितना है, 16 पर किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 41 वर्ग मील भी कह सकते हैं। दुनिया भर में मानव जनसंख्या घनत्व कितना है, 16 किलोमीटर, कहीं कहीं 17 किलोमीटर प्रति जो वर्ग किलोमीटर दिया रहता है वो भी देखने को मिलेगा आपको, 16 या 17। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 16 लिया है। हालांकि याद रखना है कि ये केवल पृथ्वी के भूमि को ध्यान में रखा जाता है, पूरे भूमि का जितना पृथ्वी है उसका कुल एरिया से निकाला जाए तो 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे लोग निवास करते हैं औसतन। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, तो माना देखिए अगर यहाँ पे केवल भूमि का, माफ़ कीजिएगा, ये जनसंख्या तो जो 16 है ना, ये पूरे पृथ्वी का है, मतलब इसमें समुद्र वगैरह जो पूरा पृथ्वी जितना भी है वो पूरे पृथ्वी लिया गया है। लेकिन अगर हम सिर्फ भूमि को लेते हैं, लैंड को लेते हैं, यानी कि महासागरों को, जो सागर वगैरह उसको छोड़ देते हैं जिसमें हम लोग रह सकते हैं, अगर उस पृथ्वी को सिर्फ भाग लिया जाए, ध्यान में रखा जाए, तब मानव जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, 53 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 58 देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या कि डेटा क्या होता है ना कि वो बदलते रहता है, नए नए जब वो जनगणना होता है या फिर जो सेंसर होते हैं तो उससे पता चलता है कि नए नए डेटा आते रहते हैं। ठीक है, तो कहीं 53 के 58 देखने को मिलता है। इसके आगे देखेंगे कि इसमें अंटार्कटिका सहित सभी महाद्वीप और द्वीप भी भूमि क्षेत्र जो है वो शामिल है। किसमें, जो भूमि क्षेत्र है उसमें, तो देखेंगे कि अंटार्कटिका में लोग निवास नहीं करते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्या शामिल है, अंटार्कटिका सहित सभी महाद्वीपीय और द्वीप भी इसमें क्षेत्र में शामिल है। हालांकि अगर अंटार्कटिका को बाहर रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग निवास करते नहीं हैं, वहाँ पे लोग वैज्ञानिक सिर्फ शोध करने के लिए जाते हैं, तो जनसंख्या घनत्व जो है 58 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे आंसर 51 लिया है, कहीं कहीं 58 देखने को मिलता है, इसलिए हमने शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 58 भी दिखे तो आप 58 टिक करेंगे। लेकिन सवाल किस तरह का पूछा जा रहा है, वैसे देखा जाए तो विश्व का जो औसत जनसंख्या घनत्व क्या है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं डाला है, तो यहाँ पे आपका 17 होना चाहिए था। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का अगर सवाल आए तो क्या सवाल में पूछा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन, तो थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना है आपको, इसके बाद आंसर टिक करना है। और अगर ऑप्शन में अगर इस तरह से दिख जाए, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या दिख सकता है, तो या तो 16 17 दिखने को मिलेगा,
ठीक है, या तो 53 देखने को मिलेगा या तो 58 देखने को मिलेगा। ठीक है, 16, 53, 58। आप सवाल किस तरह से पूछ रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पर गौर फरमाइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है आपसे, निम्नांकित में विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। विरल मतलब होता है जहाँ पे ना के बराबर जनसंख्या देखने को मिलती है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे आसान सा ऑप्शन दिख रहा है, सहारा मरुस्थल, है ना। ये रेगिस्तान एरिया है जहाँ पे लोग ना के बराबर निवास करते हैं। निवास करने का सबसे अच्छा तरीका कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, जो कि सहारा मरुस्थल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल लेते हैं। अब सवाल है कि भूपृष्ठ के 90% भाग पर जनसंख्या मात्र है, कितना है, 7%, 5%, 30% या 70%। तो आपको याद रखना है यहाँ पे 30%। ठीक है, भूपृष्ठ के 90% भाग पर जनसंख्या मात्र कितना है, 30% है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो 10% बच रहा है उस पर 70% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दूँ कि अगर मान लेते हैं कि हमारा ये पूरा वर्ल्ड है, ये पृथ्वी है पूरा। ठीक है, तो जो भूपृष्ठ है ये, ठीक है, तो उसका जो 90% भाग होगा, तो मान लेते हैं इसका 90% यहाँ लगभग आएगा। 10 भागों में बांट दे तो 10 और 90, 9 भाग जो होगा, तो मान लेते हैं कितना 90 भाग होगा। इसमें से जो लोग रहते हैं, तो टोटल जनसंख्या मान लेते हैं कि 100 लोग होंगे, तो 100 लोग में से 30 लोग इतना में रहते हैं और 70 लोग इतने में रहते हैं। मतलब ये हुआ कि ये 70% में लोग 30% रहती है, 90% में इतने लोग रह रहे हैं 30%, और 10% लोग कितने लोग रह रहे हैं, 70 लोग रह रहे हैं। कुछ ऐसा सवाल है, बात समझ में आया। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भूपृष्ठ के 90% भाग पर जनसंख्या मात्र कितना है, तो मात्र 30% रहते हैं। इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि भूपृष्ठ के 10% भाग पर जनसंख्या का मात्र कितना है, तो वहाँ पे 70% लोग निवास करते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण बिल्कुल क्या है, असमान है। ठीक है, कहीं कहीं जनसंख्या यहाँ तो ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे थोड़ा सा और यहाँ बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोब मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, और ये यहाँ से रहा ये विषुवत रेखा, इसके ऊपर हो गया उत्तरी ध्रुव और नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो आप देखेंगे मैप पर, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो उत्तरी ध्रुव में करती है, इस एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, नीचे बहुत कम देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं नगण्य है। तो नगण्य नहीं कह सकते हैं, मतलब कुछ % है। ठीक है, तो उस तरह का सवाल आगे भी आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे और अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको याद ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या जो है वो अधिक सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। विश्व की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, लीजिए यही सवाल तो है यहाँ पे। विश्व की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, 97%, 90%, 30% या 70%। यहाँ भी आप अलग अलग यूट्यूब में सर्च करेंगे तो अलग अलग आपको आंसर देखने को मिलेगा, लेकिन जो आसपास जो देखिएगा वो आपको 90% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि विश्व की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, तो 90%। और ये डेटा है 2021 का। ठीक है, और 2015 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 85% के आसपास कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको याद रखना 90% के आसपास जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिणी गोलार्ध में 10% लोग निवास करते हैं। अगर कुल जनसंख्या विश्व का 100 लोग है, तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में 90 लोग रहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 10 लोग ही रहते हैं। अगला सवाल है, अच्छा इसके पीछे कारण क्या है। तो जब ग्लोब को देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखेंगे कि जो भूमि का जो % है वो ऊपर में ज़्यादा है, नीचे महासागर जो है वो अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसकी वजह ये भी है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मानव संसाधन विकास विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। सेकेंड पूछ रहा है आपसे कि इसे 1992 लोगों के कौशल में सुधार के उद्देश्य से बनाया गया था। क्या पूछ रहा है सवाल, कथन क्या दे रखा है, पहला कि मानव संसाधन विकास विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है, और सेकेंड कथन दे रखा है कि इसे 1992 में लोगों के कौशल में सुधार के उद्देश्य से बनाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या तो फिर ना तो 1 ना ही 2। चलिए तो यहाँ बात करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला कथन बिल्कुल गलत दिख रहा है, क्योंकि मानव संसाधन विकास विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है। ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं होता, ये भारत सरकार के अधीन होता है। तो ये पहला कथन गलत है। और सेकेंड कह रहा है कि इसे 1992 में लोगों के कौशल में सुधार के उद्देश्य से बनाया गया था, तो ये भी कथन गलत है, ये 1985 में बनाया गया था। ठीक है,
इसे 1985 में लोगों के कौशल में सुधार के लिए, जो स्किल होता है ना उसको डेवलप करना या सुधार करने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे डी के साथ, ना तो 1 ना ही 2, कोई भी यहाँ पे सत्य नहीं है। अगला सवाल। ठीक है, बाकी यहाँ पे वही चीज़ लिखा है जो हमने बताया। चलिए अगला सवाल है। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी। ठीक, और सेकेंड कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य था रोजगार योग्य कौशल के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कि 2016 से लेकर के 2020 तक, कितना, 2016 से लेकर के 2020 तक, ठीक है, 20 तक मतलब कि लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। 2015 में ये स्कीम को लाया गया था, ये कथन सही है। और सेकेंड कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य रोजगार योग्य कौशल के प्रति लोगों का प्रोत्साहित करता है, तो ये भी कथन यहाँ सही है। तो दोनों सही यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको दिखाते हैं PDF फाइल पर, अर्थात जो NCERT का बुक है वहाँ पे क्वेश्चंस ये चीज़ें फैक्ट दिया हुआ है ना, तो वहीं पे आपको दिखा देते हैं कहाँ पे है ये। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ ये देखिए, आई थिंक विजुअल होगा, देख पा रहे होंगे। देखिए क्या लिखा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे शॉर्ट में PKVY कहते हैं, को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभावित और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट और भी दिया हुआ है, 1 करोड़ भारतीयों को, कितना, ये भी तो सवाल आ सकता है ना, कितने लोगों को इसमें प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था, तो 1 करोड़। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलें नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। ठीक, सेकेंड कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला कथन है, कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। शायद इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और सेकेंड कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, तो ये भी कथन सही है ना। बहुत ज़्यादा असमान देखने को मिलता है। जैसे देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ अंटार्कटिका वगैरह जो है ऊपर, यानी कि उत्तरी पोल, जो दक्षिणी पोल है, वहाँ पे बिल्कुल निवास नहीं करते हैं लोग, है ना। बाकी देखेंगे कि सहारा में विरल जनसंख्या देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं देखेंगे कि एशिया वाला इस क्षेत्र में देखेंगे बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। तो असमान अंतर देखने को मिलता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है कि भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सेकंड है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। और तीसरा कह रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और यूरोप में रहते हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, अगर पता है तो जरूर कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए पहला कथन तो दिख रहा है कि सही है ना। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में 382 लोग निवास करते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो ये बिहार का है, ये भी पता होगा। और सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोग वहाँ पे निवास करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि औसत जो घनत्व है भारत का वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये कथन सही है। सेकेंड कह रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, बिल्कुल सही है। इसके पश्चात पूर्वी एशिया और उसके बाद है दक्षिणी पूर्व एशिया, यानी कि पूरा एशिया में देखेंगे कि ज़्यादातर, जैसे देखेंगे ना कि एशिया में चीन आता है और भारत आता है,
तो चीन और भारत में ही देखेंगे कि दोनों मिला करके ही लगभग आपका 3 अरब के अराउंड ही जनसंख्या सिर्फ 2 देशों में है। तो ये कहाँ पे आता है? एशिया में आता है ना। तो ये कथन भी सही है। इस बात में देखेंगे थर्ड कथन में कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और यूरोप में रहते हैं। ये कथन यहाँ एशिया तो सही है, यूरोप सही नहीं है। यूरोप में जनसंख्या उतना नहीं है जितना कि यहाँ पे कहा जा रहा है, जिस तरीके से 3/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एशिया और अफ्रीका ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एशिया और अफ्रीका। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। एशिया और अफ्रीका में 3/4 लोग 2 महाद्वीपों में रहते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 1 और 2 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, देख लीजिएगा, डेटा वही चीज़ हमने जो बताया वहाँ पे। अब सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें मृत्यु दर कम है, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से संग्रह हो जाता है, ठीक। बाकी सेकेंड कह रहा है कि यह जापान के लिए पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पहले कथन के बारे में। तो पहला कथन कह रहा है कि एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें मृत्यु दर कम हो जा रही है, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से संग्रह हो जाता है। ये कथन गलत है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, किसी ऐसे देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊँचे हैं, आधार पर चौड़ा होता है और ऊपर तीव्रता से संग्रह होता है, ठीक है। ये पहला कथन उस हिसाब से गलत होगा। सेकेंड कह रहा है कि जापान के लिए पिरामिड दृष्टिगोचर होता है, तो ये भी कथन गलत है, ठीक है। ये जो लागू होता है ये केनिया के लिए लागू होता है, ठीक है। तो जब आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे जापान नहीं, केनिया के बारे में बताया गया है कि ये जो चीज़ें बताई गई ऊपर में वो केनिया के लिए है। ये भी कथन यहाँ पे क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो 1 और ना ही 2 सही है यहाँ पे, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे व्याख्या के रूप में। किसी ऐसे देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊँचे होते हैं, आधार पर चौड़ा होता है और ऊपर तीव्रता से संग्रह हो जाता है। इसका कारण यह है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती हैं और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वृद्ध लोग बहुत कम है वहाँ पे। इस स्थिति को केनिया के पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है। इस स्थिति को केनिया के पिरामिड के द्वारा दर्शाया जा सकता है, जो कि यहाँ पे लिखा है जापान, ठीक है। तो ये कथन यहाँ पे गलत है। एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो साफ वहाँ पे चीज़ें इस बात को लिखा गया है, ठीक है। तो ध्यान यहाँ पर आपको क्या रखना है कि किसी ऐसे देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं, हाई होते हैं, जन्म भी और मृत्यु भी। तो वहाँ पे क्या होगा? आधार पर चौड़ा होता है और ऊपर तीव्रता से संग्रह हो जाता है, ठीक है। इसका कारण यह है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और इस अध्याय का अंतिम सवाल भी होगा आई थिंक, ठीक है। इसके बाद क्लास 8 मेरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 ही अध्याय थे। तो 6 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और बहुत आप लोग का प्यार मिला, खुशी होती है आप लोगों को पढ़ा करके। और आप लोग जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे और भी खुशी मिलती है और भी मोटिवेट होते हैं। तो आप लोग से हम कुछ नहीं बोलते, बस थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ वीडियो आपका अच्छा है या नहीं है, क्या सुधार करना चाहिए, क्या हम पढ़ा रहे हैं या सही नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कम से कम वॉच करते हैं तो थोड़ा बहुत लाइक कर दिया कीजिए, और मतलब कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ बस सर ये अच्छा था या कुछ और चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं वैसे। चलिए अगला सवाल लेते हैं और अंतिम सवाल लेते हैं इस अध्याय का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला कथन दे रखा है कि जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है उन देशों में युवा आयु वर्ग का जनसंख्या पिरामिड चौड़ा है। और सेकेंड कथन है कि यह भारत के लिए पिरामिड देखा जा सकता है। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो देखिए पहला कथन बिल्कुल सही है कि जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही हैं उन देशों में युवा आयु वर्ग के जनसंख्या पिरामिड चौड़ा होता है। बिल्कुल चौड़ा होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए सिंपल कह रहा है कि मृत्यु दर हम जब कम कर रहे हैं, है ना, मृत्यु दर कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि युवा आयु वर्ग का जो पिरामिड होगा वो तो बिल्कुल चौड़ा दिखेगा, ठीक है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। और सेकेंड कह रहा है कि यह भारत के लिए पिरामिड देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु दर क्या है, बिल्कुल कम हो चुकी हैं। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयु जो युवा वर्ग के जो आयु वर्ग के जो पिरामिड है वो वहाँ पे आधार जो दिखेगा वो चौड़ा दिखेगा, ठीक है। तो ये कथन भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, ठीक है। व्याख्या में देख सकते हैं, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत युवा लोगों में कम हो रही हैं, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा होता है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के सिर, यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, पिरामिड देखा जा सकता है,
यहाँ होना चाहिए था, यह भारत के लिए पिरामिड में देखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 9 अब शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है, और वहाँ पे देखेंगे चीज़ों को अच्छे तरीके से। तो अगर क्लास कोई 9 में है और आपके संपर्क में है तो उन्हें ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उनको बताइएगा कि अब वहाँ पे किस तरह क्लास चल रही हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।